हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुषाण वंश के भाग 2 के तहत कनिष्क के जो बचे हुए अवशेष हैं, जैसे कि उसके कुछ साम्राज्य विस्तार और बौद्ध धर्म के क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया कार्य, उनका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुषाण वंश के शुरुआती कार्य प्रणाली, कनिष्क का कुछ काम, साम्राज्य विस्तार को हम लोगों ने देखने का काम किया है। तो कनिष्क के जो बचे हुए से संबंधित कुछ अध्ययन करना बाकी रह गया है, उसको हम लोग इस भाग में देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुषाण वंश भाग 2, क्योंकि कनिष्क अपने आप में एक क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको छोटे से वीडियो में समेटना आसान नहीं है, इसीलिए हमने इसे 2 भाग में बनाने का काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले कनिष्क ने चीनी सेनापति पांचाओ, चीन का जो सेनापति था, क्या नाम था उनका? पांचाओ। ये कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे। तो कनिष्क ने चीनी सेनापति पांचाओ के पास अपना एक दूत भेजा। क्या भेजा? दूत भेजा। किस लिए दूत भेजा? हॉन वंश की राजकुमारी के साथ विवाह के लिए। कहते हैं पांचाओ इससे इनकार कर दिया, इस प्रस्ताव को ठुकराने का काम किया, जिससे कनिष्क क्या हो गया? क्रोधित हो गया। कनिष्क के क्रोधित होने के कारण कनिष्क ने आक्रमण कर दिया चीनी साम्राज्य पे। कहते हैं पांचाओ के कुशल सेनापतित्व के नेतृत्व के कारण कनिष्क की यहाँ पर पराजय हो गई। कनिष्क की पराजय ने कनिष्क को तोड़ कर रख दिया, लेकिन वो फिर से खड़ा हुआ और कहते हैं कनिष्क अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ ही वर्षों के बाद फिर से चीन पर आक्रमण किया। कहते हैं उस समय तक पांचाओ की मृत्यु हो चुकी होगी और उस समय उसका पुत्र सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। कहते हैं कि कनिष्क ने उसे हराकर अपने अपमान का बदला ले लिया। ठीक है, अब आते हैं कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर भी आक्रमण किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने का मकसद उनका साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना उनका साम्राज्य विस्तार का कहीं भी कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि वहां से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र लाने का काम किया था। देखेंगे कनिष्क भगवान बुद्ध के प्रति इतने आसवान होंगे, उनके इतने परम अनुयायी हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएंगे, और भगवान बुद्ध के प्रति इनकी आस्था इतनी बढ़ जाएगी कि वो बौद्ध विद्वानों को संग्रह करना शुरू कर देंगे। पटना के राज दरबार में उस समय बौद्ध विद्वान अश्वघोष काफ़ी प्रसिद्ध थे बौद्ध विद्वान के रूप में, और वहीं पर आपको भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र भी रखा गया था। वही भिक्षा पात्र जिसमें भगवान बुद्ध भिक्षा मांगकर अपना भोजन करते थे। ठीक है, कहते हैं भगवान बुद्ध अपने अंतिम वर्षा काल में जब वैशाली से जा रहे थे, तो उन्होंने वैशाली वासियों के प्रेम को देखकर उसने अपना भिक्षा पात्र वैशाली वासियों को सौंप दिया, जो बाद में पाटलिपुत्रा चला गया। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से अश्वघोष और भिक्षा पात्र को कहाँ ले आया? पेशावर, यानी कि पुरुषपुर, जो कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? दूसरा अशोक। ये बहुत बार सवाल में पूछा गया हुआ है कि दूसरा अशोक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतना काम किया, तो कनिष्क भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी काम किया। यानी कि अशोक से कम होते हुए भी अपने समय में कनिष्क ने काफ़ी अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और सबसे बड़ी बात है कि इसने महायान शाखा को प्रमोट करने का काम किया। तो महान शाखा क्या है या महान संप्रदाय क्या है, अभी हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म की चौथी संगति। कहते हैं बौद्ध धर्म की कितनी संगति हुई है? 4 संगति। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई है। पहला संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा संगति
वैशाली में। तीसरा संगति पाटलिपुत्रा। चौथा संगति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय काल में। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई। कहाँ की गई? कुंडल वन में। कहते हैं कि ये जो आयोजन किया गया इसका चौथी संगति का, यह संस्कृत भाषा में आयोजित किया गया, यानी कि इस संगति का जो भाषा था वो संस्कृत था, क्योंकि इससे पहले जो भी आपको संगति होंगे उसमें भाषा प्राकृत का ही उपयोग किया जाएगा। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई। क्या लिखी गई? बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं, जो विभाष सूत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाष सूत्र। ठीक है। इसका जो चेयरमैन होंगे, चौथी संगति के चेयरमैन वसुमित्र। कौन होंगे? वसुमित्र। वसुमित्र बौद्ध धर्म के महान विद्वान होंगे, जो महाविभाष सूत्र पुस्तक की रचना करेंगे, ग्रंथ की रचना करेंगे। महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। इस संगति के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन बनेंगे अश्वघोष, जो पाटलिपुत्रा से लाए जाएंगे। इन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी, जो बौद्ध धर्म में बौद्धों का रामायण कहलाता है। बौद्धों का रामायण कहलाता है। इस संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन? पहला महायान, दूसरा हीनयान। यानी कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनके विचारों में आपसी मतभेद होने के कारण बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। जो पहला होया हीनयान या महायान, दूसरा महायान है हीनयान, जो भी आप समझिए। एक बट गया हीनयान, दूसरा बट गया महायान। हीनयान का मतलब हो गया जो भगवान बुद्ध के पुरातन विचारों में विश्वास करते हैं, प्राकृत भाषा को मानते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक महापुरुष मानने का काम करते हैं। हीनयान का कहना था कि वही व्यक्ति अहर्त को प्राप्त करेगा जो खुद तप करेगा, यानी कि इनका जो मार्ग था वो कठिन था। हीनयान में जो निर्वाण प्राप्त करने का लक्ष्य था वो क्या था? कठिन था। ठीक है। और जहाँ महायान हो गया, महायान अपने आप को समय के अनुसार बदलते चला गया, यानी कि यह महायान अब भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। ठीक है। मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी। संस्कृत भाषा को अपना लिया। इससे जितने भी संबंधित ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। और इन्होंने ब्राह्मण धर्म की मार्फत पूरे समाज को निर्वाण प्राप्त करने का बेड़ा खुद के ऊपर ले लिया। ठीक है। जो आगे चलकर काफ़ी लोकप्रिय हो गया, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से मिलता जुलता धर्म हो गया महायान। और कहते हैं कि कनिष्क ने, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क ने महायान धर्म को क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। ठीक है। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप तथा विहार का निर्माण करवाया था। पेशावर वही उनकी राजधानी पुरुषपुर, तो उन्होंने वहां क्या निर्माण कराया? स्तूप एवं विहार। कहते हैं पेशावर का जो स्तूप है, यानी कि जो पुरुषपुर का स्तूप है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा था तो वहां से यह मिला। जब उसका उत्खनन हुआ स्तूप का, तो वहां से आपको बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा, कनिष्क की मूर्ति मिली, जिससे पता चला कि यह कनिष्क के द्वारा बनाया गया स्तूप है। ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कनिष्क को हमको पढ़ना पड़ता है। जो या कहते हैं ना कि स्तूप का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कहाँ से मिल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। कनिष्क ने संस्कृत को राजभाषा बनाने का काम किया। देख रहे हैं ना, महायान संप्रदाय का अनुयायी होने के कारण उन्होंने संस्कृत को क्या कर दिया? राजभाषा बनाने का काम कर दिया। अब आते हैं कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान होंगे फेमस। कनिष्क के दरबार में पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक होंगे, तो ही नागार्जुन जैसे विद्वान, चरक जैसे चिकित्सक विद्वान होंगे। अब नागार्जुन के बारे में जान लीजिए।
नागार्जुन, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कनिष्क का समय काल क्या है? 78 ईस्वी से 102 ईस्वी। आइंस्टीन का समय काल क्या है? 20वीं शताब्दी। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन। जबकि हमको पढ़ना चाहिए कि यूरोप का नागार्जुन किसे कहा जाता है? तो आइंस्टीन को, क्योंकि आइंस्टीन से पहले ही उन्होंने अपनी पुस्तक यानी नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत को दर्शा दिया था। ठीक है, कहते हैं कि हम लोग तो दूसरे का नकल करने का आदी है, वही कारण है उसका मैंने अंग्रेजी वर्जन लाने पर हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको अध्ययन किया, जबकि हम लोग अपने माध्यमिक सूत्र को भूल गए। तो हम लोगों ने अब भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को मानने लगा, जबकि भारत का आइंस्टीन नहीं, यूरोप का नागार्जुन किसको कहा जाता? आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इन्होंने अपनी क्या पुस्तक लिखी? माध्यमिक सूत्र। यहां लिख देते हैं, माध्यमिक सूत्र। इसमें क्या था? सापेक्षता का सिद्धांत था। ठीक है, अब आते हैं चरक। चरक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है चरक संहिता। वो उस समय के काफी बहुत बड़े चिकित्सक थे। ठीक है, अब आते हैं महास्थान। बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर, सोने की जो मुद्रा थी कनिष्क काल की, यानी कि कनिष्क काल की, तो मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है, यानी कि कनिष्क खड़े होकर, उनके जो सिक्का बनाया गया है उस पर जो कनिष्क का चित्र है वो खड़ा है। क्या? खड़ा है। यही नहीं, मथुरा से कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। मथुरा से कनिष्क की एक क्या मिली है? प्रतिमा मिली है, जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। नोट करेंगे आप, मथुरा से कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। वो प्रतिमा कैसी है? तो घुटने तक चोगा पहने हुए दिखाया गया है, जबकि पैर में जो आर्मी का बूट होता है वैसा पहनाया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यूरोपीय जो कल्चर है, कोट के ऊपर ओवरकोट जो आपको घुटने तक आती है, उस टाइप का कोट था, जो यूरोप का क्या है पहनावा है, क्योंकि वहाँ ठंड है तो वहाँ ओवरकोट आपको पहनना आम बात है। और उन लोग का जो जूता होता है बर्फीले एरिया में, वो क्या होता है? काफ़ी बड़े होते हैं, जो हमारे आर्मी को दिए जाते हैं, बीएसएफ को दिए जाते हैं, जो पहाड़ी इलाकों पर होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में होते हैं। तो ऐसा आपको मूर्ति कहाँ दिखाया गया है? मथुरा में। ठीक है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई, यानी कि कनिष्क ने कुल कितने वर्षों शासन किया? 78 से 102, यानी कि 22-24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। अब अगला है हुविस्क, एक महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश के। इनका जो सिक्का है, सिक्कों पर शिव, अस्गंध तथा विष्णु की आकृति मिली है। देख रहे हैं, एक ही राजवंश कहिए, एक ही वंश के जो राजा हैं अनेक धर्मों को मानते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, हुविस्क क्या थे? तो शिव को मान रहे हैं, ब्राह्मण धर्म को मान रहे हैं, भीमकटविषय किसको मान रहे हैं? तो भी शिव सब धर्म को मान रहे हैं। वहीं आपको कुछ कनिष्क किसको मान रहे हैं? तो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो सोचने वाली बात है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। ठीक है, अब आते हैं कुषाण शासकों की कुछ महत्वपूर्ण उपाधि। तो कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र कहा है। क्या कहा है? देवपुत्र। तो देवपुत्र की उपाधि उन्होंने कहाँ से चुराई? किससे सीखा? तो चीनी के जो शासक थे वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, तो उन्होंने वहां से यह सीखा या वहां से अपनाया अपने आप को देवपुत्र कहना। क्योंकि आपको पता है कि जो कुषाण आए थे तो कहाँ से आए थे? चीन के तुर्किस्तान से। कहाँ से आए थे? चीन के तुर्किस्तान से बेहतर जीवन की तलाश में भारत आए थे। ठीक है, कहते हैं जो कनिष्क का समय होगा वह चित्रकला के मूर्तिकला,
चित्रकला या मूर्तिकला दोनों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे गांधार शैली देखिए, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय काल में ही होगा। कहते हैं गांधार शैली और मथुरा शैली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका भी हम लोग अध्ययन एक छोटे से टॉपिक में करेंगे। तो देख रहे हैं गांधार शैली मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ? कनिष्क के समय काल में हुआ। यही नहीं, कनिष्क के कुषाण वंश के शासकों ने रोम शासक से भी कुछ सीखा। जैसे क्या सीखा? रोम शासकों से भी सीखा। रोम शासकों के अनुरूप उसने क्या किया? मरे हुए राजाओं की मूर्तियां स्थापित करके उस पर मंदिर बनवाए। देख रहे हैं, यानी कि जो राजा मर गए हैं उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने का काम किया। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं किस लिए किया? क्योंकि वो अपने आप को क्या कहते थे? देव पुत्र कहते थे। कहते हैं भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से मिली है? बराबर सवाल भी है। तो भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से मिली है? मथुरा से मिली है, यानी कि मथुरा शैली। ऐसे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है अधिकांश गांधार शैली में बना हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से मिलेगी? मथुरा से मिलेगी, और मथुरा शैली की ही मिलेगी। अब आते हैं कुषाण काल में नगरीकरण क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। तो चरमोत्कर्ष पर क्यों था? हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि कुषाण काल में कनिष्क का जो समय था या कुषाण का जो समय था वह सिल्क रूट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, जो रोमन साम्राज्य और चीनी साम्राज्य के बीच में था। जिस व्यापार से वो सिल्क रूट से कनिष्क के जो साम्राज्य था, कनिष्क के जो व्यापार था उसको काफ़ी फायदा हुआ। और फायदा के कारण कहते हैं जब आमदनी होती है तो नगरीकरण बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा आप नगर की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार व्यापार के विकास ने कुषाण काल में नगरीकरण को क्या किया? प्रोत्साहित करने का काम किया। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 2 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया? कुषाण काल का अध्ययन किया। ठीक है।